साथ हिमानी नैथानी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस बजट स्पेशल शो में। देश की पहली महिला वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण जी 5 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करने जा रही हैं। पहला ये पूर्ण बजट, तो मोदी सरकार का ये पहला, सरकार बनने के बाद उसके बाद ये पहला बजट है, पूर्ण बजट है। इस पर क्या कुछ सौगात मिल सकती है जो हमारे युवा हैं, खासकर अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें, क्योंकि देश की पहली महिला वित्त मंत्री है जो कि बजट पेश करने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ यूनिक ये बजट होने वाला है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं हंसराज कॉलेज में, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो कि बताएंगे कि क्या कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं इस बजट से, इस सरकार से, कि क्या कुछ उनको मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट नंदिनी दत्ता जी इस वक्त इस पैनल में है। साथ ही साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नीतू डब्बास जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ एक और इकोनॉमिस्ट यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि ये बताएंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस है और किस तरह से इनको पूरा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा जो छात्र वर्ग है, और खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, वो क्या कुछ सोच रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बजट की बात जब आप सोचती हैं तो सब कुछ सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। एक एजुकेटेड, टीचिंग, वर्किंग क्लास की तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। आई थिंक उन्हें काफ़ी सारा बजट एलोकेट करना चाहिए विमेन सेफ्टी की तरफ। ठीक है, तो आज भी देखिए महिला सेफ्टी की हमेशा से बात होती आई है और एक बार फिर से महिला सेफ्टी की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। बजट की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्या आपके दिमाग में आता है, क्या जहन में आता है? जॉब सिक्योरिटी एज अ स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम ग्रेजुएशन के बाद जॉब क्या करेंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ज बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है इंडिया में, वो बढ़ती ही जा रही है। और आज के यूथ को पता नहीं है कि करना क्या है, आगे डायरेक्शन ही नहीं पता है। और बाहर के हम जैसे मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे यूथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं और बाद में उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो जॉब तो हमारे लिए प्राइम फोकस। मुझे लगता है कि नीतू जी इसको सुन रही होंगी। नीतू जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। आपसे मैं समझना चाहूँगी, बजट की बात होती है, क्या सबसे पहले जहन में आता है? क्या पॉकेट मनी आती है? पॉकेट मनी मिलती है आपको? बिल्कुल मिलती है मैम, बट पॉकेट मनी से क्या कुछ होता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप कुछ सोच रहे होंगे ना, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि काश ऐसा कुछ हो मेरे लिए इस बजट में। मैम ऐसा है कि मैं तो निर्मला सीतारमण जी को डायरेक्ट तो जानता नहीं, तो मैं तो अपनी फैमिली को जानता हूँ, मेरे डैड को। वही अर्निंग हैंड है। अगर वो उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनकी या तो उनकी सैलरी बढ़ा सकें या उनके सेक्टर में कुछ अच्छे काम कर सकें, ताकि मुझे भी कुछ मिले सीखने को। तो ये देखिए, ये बड़ा सेफ साइड उन्होंने लिया और उन्होंने ये कहा है कि भाई जब उनके पापा को कुछ मिलेगा तभी तो उनको कुछ मिलेगा। यानी कि ये कि भाई जब उनके पापा की सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि जॉब्स नहीं है। ये अभी यहाँ पर हमको यहाँ पर एक स्टूडेंट ये कहती हुई नजर आई थी कि हमें पता नहीं है कि आगे हमें करना क्या कुछ है। लेकिन नंदी जी, आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं? दरअसल बिल्कुल ये चैलेंजेस है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर सरकार इतनी भारी बहुमत से जीत के आई है तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत सारा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बातें कर रही है, लड़कियां भी कर रहे हैं और लड़कों की भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है तो महिलाओं के एडुकेशन के लिए करना है, और महिलाओं के एडुकेशन के लिए अगर कुछ करना है तो पब्लिक फंडेड एडुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा निवेश करना लाजमी है। मैं इससे पहले कि आपका जवाब लूं, नीतू जी आप जरूर रिएक्ट करिएगा, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चंस हम और यहाँ पर ले लेते हैं। मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक्चुअली जब इन्होंने बात की है जॉब्स की और इनकी, मैं चाहती हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका विशेष ध्यान जाए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो टॉपर्स आजकल बहुत हम बूस्ट करते हैं कि वुमेन टॉपर्स हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द हायर एजुकेशन सीट्स इतनी श्रिंक हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैम ने यहाँ पर उठाया है। प्राइमरी और हायर एजुकेशन की बात करूंगी, लेकिन पहले आप नंदिनी जी की बात का यहाँ पर जवाब दीजिए। नीतू जी, बिल्कुल। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी पॉलिसी है, सरकार क्या सोच रही है? कि ये डेफिनेटली, मैं भी एक स्टूडेंट के साथ साथ टीचर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जॉब सिक्योरिटी जैसे हम पढ़कर निकलते हैं तो सिक्योरिटी होना चाहिए। मैं पहले जो हो चुका है उसकी बात करूंगी और फिर प्लानिंग में क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि 5 तारीख को बजट प्रस्तुत होगा तो उसमें डेफिनेटली निर्मला जी महिला है और हम एक महिला होने के नाते हमारी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और एक एकेडमिक बैकग्राउंड से वो आती हैं, जेएनयू से वो निकली है, तो बहुत उम्मीद है कि वो जो यूथ की जो इश्यूज है उनको डील करेंगे उसके साथ। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे जो एक माइंडसेट अब बन चुका है, जो एक स्टूडेंट जो कह रहे थे, मैं एक स्टूडेंट को जवाब रिस्पॉन्स करके कि प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली
प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है हमारे सेक्टर में, मतलब हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में है। मैं ये प्राइवेटिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्राइवेट का जो रोल है पॉजिटिव, उसको मैं एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगी कि हायर एजुकेशन में 50% सीट्स बढ़ाई जाने की पॉसिबिलिटी है, जो काफी हद तक चांसेस और पहले भी बढ़ाएगी। मोदी जी के गवर्नमेंट में ही सबसे पहले ये हुआ है कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस बढ़ाने तक के और प्रोफेशनल कॉलेज से लेकर जो जितने भी टेक्निकल कॉलेज है उनकी सीट्स को इंक्रीज करने का टारगेट लिया है। और स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, जरा उनका भी क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं, क्या ऐसा दिमाग में आया आपका बजट को लेकर? बजट में सरकार का आय और विवरण होता है, और सरकार महिलाएं, युवाओं, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती है, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन उसे कौन देखेगा? और पैसा जाता ही नहीं है नीचे। जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो गई अभी जो आई है, तो 2-2 हज़ार 3 किस्त में, अब वो भी उन्हें नहीं मिलेंगे, उसमें भी करप्शन हो जाएगा, तो उसे कौन देखेगा? और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य और शिक्षा। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी बैठिए, अभी आप बिल्कुल आगे चले गए एकदम। अभी हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले एजुकेशन की, कि यहाँ पर आखिर क्या कुछ आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। आपसे मैं समझना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस एजुकेशन के लिए, बजट के लिए, आपके खुद के लिए? लड़कियां जैसे कि बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, तो उन्हें ऑफकोर्स अपने खर्चों पर कटौती करनी चाहिए। खर्चा जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि पहले तो कॉस्मेटिक होगा, कपड़े होगा, मतलब ये शॉपिंग, कॉस्मेटिक्स, ये तो आम चीज़ है। बाकी वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी को बहुत देखना होगा। बजट पे इकोनॉमिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कंट्री के इकोनॉमिक्स पे हमारी हर एक डेली रूटीन की एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो वी शुड उसको हमें देख। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर जीएसटी थोड़ा स्टेशनरी प्रोडक्ट में कम हो जाए, नोटबुक्स एंड ऑल, क्योंकि हम एक बुक 80 रुपीज़ का लेते हैं नोटबुक, तो अगर उसमें कम हो जाए तो हम लोग का जो मंथली जो हम खर्च करते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि लेकिन इतने पढ़ाई लिखाई वाले ये स्टूडेंट्स हैं कि सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा सैर सपाटा तो आप लोग करते होंगे भाई, थोड़ा घूमते फिरते भी होंगे, तो आप लोगों को लगता होगा जी आपको भाई वीकेंड है, बिल्कुल, तो आपको भी जैसे बाकियों का होता है, कामकाजी लोगों का होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी तो होता होगा। शाम को जाते होंगे, सैर सपाटा करते होंगे, दोस्तों के साथ घूमते फिरते होंगे। वी कैन डिस्कस अपॉन पेट्रोल प्राइजेस, डीजल एंड पेट्रोल की थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है फ्यूल आगे की जनरेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वी शुड थिंक। और कुछ एक और आवाज़ आई मुझे यहाँ से जी। और हमारे मेकअप प्रोडक्ट में जो जीएसटी इतने सारे हैं, टैक्सेस हैं, वो थोड़े कम हो जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप इनसे इत्तेफाक तो रखते होंगे, क्योंकि आपकी भी वही परेशानी होगी जो इनकी परेशानी है। मुझे लगता है एक्चुअली 3 चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी फोकस करने वाली। एक तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट जो विमेन का है, जो प्रोग्राम्स है, देयर आर नो सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स और फंड्स वेयर वी कैन डेवलप आवरसेल्व्स एज एंटरप्रेन्योर्स। वो इंडिपेंडेंस नहीं आ रहा है अभी भी। दूसरी चीज़ जो एजुकेशन की बात होती है, दैट इज़ गुड कि पोस्ट ग्रेजुएशन, आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन एवरीथिंग, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड there is so much of pressure that either there is this problem की, तो कैसे उसको इंसेंटिव, मतलब किसी तरह का इंसेंटिव, किसी तरह का ऐसा पॉलिसी फाइनेंशियल जिससे कि विमेन को एक सपोर्ट मिल सके सोशली उन चीज़ों को ओवरकम करने का, जो एक बहुत टाइम से ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, और उसमें वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें। थर्ड थिंग इज़ आई थिंक सैनिटेशन एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स आर so taxed कि they are not affordable. One is that a woman is not able to work or not able to work on that much of salary. Then there is social pressure, जो कि और चीज़ें हैं, मैरिज, ये वो, उस पर ये सब प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा टैक्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू मैनेज देयर फाइनेंस। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं जो इन्होंने उठाए। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमति रखती हूँ। जो पहली बात इन्होंने कही कि जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट, आपने शायद अपडेट नहीं है, लेकिन जो वुमेन बैंकर्स और एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए अलग से लोन देने का शुरू हो चुका है। ये ऑलरेडी बजट से पहले ही हो चुका है कि आप जो है बैंक में एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आप अप्लाई कर सकती है। तो मैं इसलिए आपको ये एडिशन करना चाहती कि ये
आप एलिजिबल होते ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेपरेट एडिशन ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी वो समय चला गया जब ये होता था कि 1 रुपया ऊपर से चलता था और 25 पैसा पहुंचता था। वो समय चला गया है। जनधन योजना के जब मोदी जी ने जब सब गरीबों के बैंक खुलवाए हैं, तो अब जो भी बेनिफिट है, सब्सिडी हमारे अकाउंट में आ रही है ना डायरेक्ट, ऐसे ही जितने भी बेनिफिट किसानों को जा रहे हैं, जो 6000 जो योजना किसानों को दी गई थी, वो सीधा उनके बैंक में ही जा रही है। यामिनी जी, आपको लगता है कि वाकई ऐसा कुछ है या चैलेंजेस हैं? क्या है अगर वो चैलेंजेस है और क्या कुछ किया जा सकता है? दो बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। एक तो बेरोज़गारी जिसे कहें, बहुत बेरोज़गारी को रेट जो है वो 6.1% के आसपास अनुमान, और अभी हमने पीछे देखा भी है कि कितना चरम पर पहुंच गई है। तो हो सकता है, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस बजट पे उसको कुछ किया जा सके। इसलिए कोशिश सरकार की रहनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से बढ़ाए। कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बैंकों के ऊपर एनपीएस का बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स ने कॉर्पोरेट्स को लोन्स नहीं दिए हैं और कॉर्पोरेट्स ने नई एक्सपेंशंस जो थे या उनके जो ऑलरेडी प्रोसेसेस थे उनको रोका है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं रहा है। एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा बड़ा चैलेंज है फार्मर्स डिस्ट्रेस। फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री ने सम्मान किसान योजना ज़रूर लाई है, जिसमें लैंडलेस फार्मर्स की भी बात की गई है, जिनको पैसा दिया जाएगा, पर वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का प्रॉपर कीमत नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से जो है वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी लैंड्स गिरवी रखी हुई हैं, जिसकी वजह से वो जो है लोन्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोन्स को वो जब पे नहीं कर पाते तो वो लैंड से भी हाथ धो देते हैं। तो उनकी जो दिक्कतें हैं उनको देखना चाहिए। ऑनलाइन मैकेनिज़्म ई-नैम वगैरह शुरू किया है, पर वो अभी तक फार्मर्स तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहाँ स्टूडेंट से तो बात की, लेकिन चलिए एडमिशन भी चालू है और कुछ हमारे साथ यहाँ पर और भी गेस्ट हैं, कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? सर आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। तो वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या, और वो इस बजट से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रा हम ये भी समझ सकते हैं। सर हम कहना चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी को कृषि विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और दूसरा है जो बाल विकास। लेकिन मैं यही समझना यहाँ पर चाह रही हूँ कि बजट के आने से कुछ चीज़ों पर जो घटता बढ़ता है, टैक्स और ये लगता है इन चीज़ों पर ये हो जाता है, तो मतलब उससे आपके बजट पर क्या कुछ असर पड़ता है? आपके घर का बजट गड़बड़ाता नहीं है? लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होने की ज़रूरत है या कुछ ऐसा होने की ज़रूरत है? टैक्स नहीं बढ़ेगा तो सरकार को आमदनी कहाँ से आएगी, और सरकार की आमदनी जब नहीं होगा तो वो वेलफेयर पर काम कैसे कर? चलिए नीतू जी, ये तो आपके फायदे की यहाँ पर बात कर रहे हो, और वो तमाम फायदे की नहीं है हिमानी जी, जो सही है बहुत अच्छी बात है। हमारी जनता अवेयर है और वो समझ रही है कि अगर टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएगी। ये डेफिनेटली एक अच्छी एक समझदारी वाली बात उन्होंने की है। ठीक है, लेकिन इस बीच यामिनी जी, मैंने यहाँ पर एक ये चीज़ भी सुनी कि हेल्थ केयर की यहाँ पर सब बात कर रहे थे, तो क्या कुछ आपको लगता है कि ऐसी पॉलिसी भी गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि हेल्थ को आप पेंशन से जोड़ दें? क्योंकि कंपनीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर आप एक बार गवर्नमेंट में सेक्टर की बात नहीं कर रही, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, कि अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मेडिकल या कोई भी आपको सुविधा वो सब नहीं मिलती है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पेंशन के लिए कट रहा है, उस तरह से हेल्थ को भी जोड़ दें तो शायद आगे चल के बेनिफिट हो? लगता है आपको? मेरे ख्याल से अभी तो सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी कि जो है हेल्थ के कट्स दिए जाएं लोगों को, पर एक आयुष्मान भारत की स्कीम लाई गई, जिसके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स 5 लाख तक के लोगों को मिले। और कोशिश की गई है कि हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी बेहतर हो सके, तो उनके लिए एम्स का इस्टेब्लिशमेंट करना है। वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, और काफ़ी पिछले बजट्स में भी और आगे आने वाले बजट्स में भी ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि और हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा। सिंस हम नॉर्थ कैंपस में बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगी कि जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इस इशू को ज़रूर एड्रेस करें कि हमारे 70% स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं वो दिल्ली के बाहर से आते हैं, हरियाणा, यूपी, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र। तो उनको यहाँ के कमला नगर की बस्तियों में, चंद्रावल की बस्तियों में रहना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा उठाया, और ये बात सही है कि ये बात लंबे समय से होती रही है। अलग बात है कि वो दब जाती है, लेकिन आप पेरेंट्स के साथ रहती हैं या आप भी हॉस्टल में आके रहते हैं? लेकिन आपकी कुछ जो भी कोलीग्स होंगी, फ्रेंड्स होंगी, वो आपको बताती होंगी कि इस तरह की समस्या से कुछ आप रहती हैं, तो आपको होती है इस तरह की दिक्कत? हमें दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फूडिंग की बहुत दिक्कत होती है।
फिर हम उनकी बिल्डिंग में रहते जो ऑनर रहते हैं, तो उनकी हमें बहुत सुननी पड़ती है टाइम एंड ऑल का लेके। और फिर हमें ना हॉस्टल से, हमारी पीजी से हमारा कॉलेज डिस्टेंस होता है काफ़ी, और वहाँ पे हेल्थ केयर कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। आप अगर बीमार हो, अगर आप पड़े हुए हो, तो आप अकेले पड़े हुए हो अपने बेड पे, आपको देखने के लिए कोई भी नहीं होता, आपके पेरेंट्स तो हैं नहीं। और वहाँ पे पानी की भी जो सप्लाई होती है, खारा पानी आता है हमारे पास, तो उससे तो हमें प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ईयर्स वाले लोग को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं बताना चाहूँगी, पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो यूजीसी से हर कॉलेज को फंड अलॉट होता है, लेकिन अभी पिछले टाइम में भी सीटें बढ़ाई गई थी। हमारे देश को मतलब ग्लोबल एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात भी होती रही है, और ये कहा गया था कि भाई अगर ऐसा होता है, इसके लिए वो मेक इन इंडिया भी आया, इसके लिए कहा गया कि भाई अगर जॉब मतलब इसकी तीव्रता अगर बढ़ेगी, अगर इसकी गति मतलब ये पकड़ता है तो जॉब्स होंगी, विकास में तेजी आएगी। लगता है आपको ऐसा हुआ? देखिए, पिछले 5 साल की बातें कर रहे हैं। जब ये सरकार से पूछा जाता, वो तो पिछले 70 साल के बात करते हैं, तो इसलिए इसकी कोई माने ये डायलेमा तो रहेगा ही। जी। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो आज परेशानी है वो बहुत गंभीर है। बिल्कुल। और इतना गंभीर है कि आप अगर सोचते हैं कि हमने सर्विस लेड ग्रोथ चुना है, तो सच बात है पिछले 5 साल में सर्विस सेक्टर में भी मंदी आई हुई है। ऐसी बात नहीं है कि सर्विस सेक्टर इज एबल टू गियर द इकोनॉमी, बिल्कुल वो नहीं हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी, निवेश प्राइवेट सेक्टर तभी करेंगे अगर उनको डिमांड दिखेगी। कामिनी जी से भी इस पर चाहूंगी रिएक्शन ले, लेकिन यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मेरा इशू सीट्स को लेके, जैसा कि मैम बोल रही थी, हर साल सब इतनी पढ़ाकू बातें कर रहे हैं, मतलब कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आप लोग बंगलुरु रोड नहीं घूमते यहाँ पर पीछे? हाँ, देखो वो देखिए, वो बंगलुरु रोड घूमती हैं। तो अब नहीं, अब मेरे मतलब की बात यहाँ पर हो रही है ना। हाँ, बंगलुरु रोड घूमती हैं आप। आपको लगता है कि बजट बढ़ने मतलब उसमें चेंजेस होने से कुछ यहाँ पर फ़र्क पड़ता है आपके बजट में? हाँ, फ़र्क कैसे नहीं पड़ता। अगर आप बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी, उनके प्राइस अगर घटेंगे तो ऑफकोर्स हमें मतलब सुविधा होगी जीने में। और हम ऐसा भी देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाती है तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अगर पेंशन स्कीम ही आई तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही पॉइंट मैं आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर उठा रही थी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट हैं उनके लिए आखिर क्या किया जाए। और इसीलिए मैं हेल्थ को, जो पेंशन और हेल्थ को जोड़ने की, लिंक करने की बात कर रही थी, इसीलिए कर रही थी। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। नीतू जी? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी चुनौतियां हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ी बार इस पे इशू पे बात होती है, और मैं इस पे देखिए, मैं कोई भी घुमावा बात नहीं करूंगी। मैं भी उम्मीद करती हूं कि प्राइवेट सेक्टर पे कुछ चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए और सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट इस पे भी जल्दी से एक्शन ले। चलिए, तो ये पेशकश हमारी जारी है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।